अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का फ़ैसला कर लिया। बानी ने सोशल मीडिया की वेबसाइट के ऊपर पैगाम जारी किया है और उन्होंने ये हिदायत की है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब एहतजाज होगा, सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा हुक्मरानों से निजात हासिल कर सके। अब आपको याद होगा पार्टी के सीनियर रहनुमा, असी रहनुमा हों, पार्टी के वैसे सीनियर रहनुमा हों जो बार बार मशवरे दे रहे थे खान साहब को, दीगर क़यादत को या फिर मौजूदा क़यादत हो, वो इसरार कर रहे थे कि बेहतर रास्ता या बेहतर हल मौजूदा सूरत हाल का मुज़ाकरात हैं। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि इमरान खान की राय ने सबकी राय को वीटो कर दिया। फ़ैसला हो चुका है। इसके बारे में आज अली अमीन गंडापुर ने भी बात की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। खान साहब ये समझते हैं कि अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ एहतजाज होगा, क्योंकि ये जो मामला है अब ये सिर्फ पार्टी के ख़िलाफ़ इक़दामात या सियासी इंतकाम का नहीं है, बल्कि लोगों के हुकूक छीने गए 26वीं आईनी तरमीम के बाद। इसलिए ये ऐसी ही तहरीक होनी चाहिए, एहतजाजी तहरीक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हलीमा खान साहिबा ने भी गुफ्तगू की इमरान खान से मुलाकात के बाद, और उन्होंने तो ये भी इशारा दिया कि इमरान खान के बेटे बैरून मुल्क से आकर इस एहतजाजी तहरीक में शामिल हो सकते हैं। मोर ऑन दैट लेटर। अपने तजियाकारों की इसके ऊपर राय जानेंगे, बट सवाल या गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि मौजूदा हालात के अंदर क्या एहतजाजी तहरीक वक्त की ज़रूरत है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये नुकसानदेह हिकमत अमली हो सकती है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सुहेल वड़ायत साहब, मज़हर अब्बास साहब, सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मज़हर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्या राय रखते हैं आप? क्या वाकई में जैसे खान साहब कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात का वक्त निकल चुका, अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते और बेहतर हिकमत अमली यही है कि एहतजाज किया जाए? देखिए, उन्होंने ये जवाब, मुझे नहीं पता ये जवाब उन्होंने गवर्नमेंट को दिया या अपने उन 5 रहनुमाओं को दिया जिन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि शायद इमरान खान ख़ुद भी और पार्टी के कुछ लोग भी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, और उसकी 2 वजूहात उनकी नज़र में हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट हेल्पलेस है, इस गवर्नमेंट के पास कुछ देने को है नहीं, तो इससे मुज़ाकरात क्यों किए जाएँ। और दूसरा फ़रीक जो है वो बज़ाहिर जो है इनसे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। अब उनके नज़दीक ऑप्शन ये है कि एक भरपूर एहतजाज किया जाए। क्या वो एहतजाज की कैपेसिटी दिखा सकते हैं? अब तक हमने 2 सालों में देखा है कि शायद वो नहीं दिखा पाए। अब उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी दिया है कि 5 अगस्त से ऑनवर्ड्स जो है वो एहतजाज करेंगे। उसमें कितना भरपूर एहतजाज होता है ये एक रिस्क है। लेकिन अगर वो एक भरपूर एहतजाज करने में कामयाब हो जाते हैं, मुल्क भर में ब्लॉक कर देते हैं या कोई बहुत बड़े तादाद में लोग पहुंच जाते हैं और इस हद तक दबाव में आते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी या गवर्नमेंट भी जो है वो बात करे, कोई ना कोई जो है राह निकालने की कोशिश करे, तो मेरा ख़्याल एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। और उस प्रेशर को बिल्ड करने में वो इस नतीजे पे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी क्या, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि कोई ना कोई इसका हल निकाला जाए। तो ये उनकी हिकमत अमली नज़र आती है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। उनको ये नज़र आ रहा है कि उनके माफ़ कीजिएगा, उनके ख़िलाफ़ जो है 190 मिलियन के मुकदमे का भी फ़ैसला होने वाला है, 9 मई के भी मुकदमे का फ़ैसला होने वाला है, और किसी भी अदालत में उनको रिलीफ़ करने का, क्योंकि 26 आईनी तरमीम के बाद और ये जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, ख़ास तौर पे मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि इस फ़ैसले के आने के बाद लगता ये है कि ये जो PTI के हवाले से गवर्नमेंट या जो दीगर हमारी इदारे हैं उनके नज़दीक अब PTI के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। तो अगर उधर दरवाज़े बंद हो गए हैं तो फिर मेरा ख़्याल है PTI ने एहतजाज का फ़ैसला किया है और अब इनका चैलेंज है ये, और यही शायद टाइम फ्रेम है। इसीलिए, और मुझे लगता है कि ये क्योंकि हलीमा खान साहिबा ने जो बात की है कि उनके बेटे भी आ रहे हैं, तो ये मेरा ख़्याल है ऑल आउट जा रहे हैं और एक टकराव की सूरत हाल पैदा हो रही है। इस दौरान जो एक गैप है, मेरा ख़्याल है तकरीबन 2-3 हफ़्ते का गैप जो है, उसमें उन्होंने ये कॉल देकर इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज दिया है, अपनी पार्टी को भी कहा है कि तैयार रहें, और साथ में गवर्नमेंट को भी। अब ये चैलेंज PTI का है और इमरान खान का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर वो उस तहरीक में भी कामयाब नहीं हो पाते
तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी। और अगर वो प्रेशर बनाने में कामयाब होते हैं, इतना दबाव ले आते हैं जो अब तक नहीं नज़र आया, तो फिर कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता खुलेगा। बट सर एक चीज़, इससे पहले वज़ीर आज़म ने खुद ऑफ़र की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की, वैसे भी हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, वो ऑफ़र ना लेना, अपनी पार्टी रहनुमाओं की बात ना सुनना और एहतजाज की तरफ जाना, आपके ख्याल में सही हिकमत अमली? देखिए, गवर्नमेंट एक तरफ ऑफ़र कर रही है, दूसरी तरफ उनको ये नज़र आ रहा था ना कि एक तरफ ये ऑफ़र की जाती है, दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तें छीन ली जाती हैं। ठीक है, एक तरफ ऑफ़र की जाती है, दूसरी तरफ जो है उनके लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनको नज़र ही आ रहा है कि एक साइड दिखा के दूसरी साइड पे प्रेशर, तो शायद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि एक मरतबा भरपूर एहतजाज किया जाए, फिर देखा जाए। तो बादियों नज़र में आपको अभी तक सही लगता है फैसला एहतजाज का? उनके पास शायद और कोई ऑप्शन अब नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात का ऑप्शन आपके ख्याल में बेहतर नहीं था? उनको नहीं नज़र आ रहा कि मुज़ाकरात का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस गवर्नमेंट के पास जो है, गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात के नतीजे में उन्हें कुछ दे पाएगी। ठीक है, सोहेल वड़ैच साहब, आपकी क्या राय है? क्या एहतजाजी तहरीक दुरुस्त फैसला है? प्रेशर बनाना इस वक्त ज़रूरी है, या फिर आपको लगता है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते तो ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते थे? गौहर खान साहब ने खान साहब को कोट करते हुए पिछले हफ्ते कहा कि खान साहब ये समझते हैं कि ये तहरीक दूसरी तहरीक पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। देखिए, इस वक्त जो पीटीआई की बारगेनिंग पोजीशन है वो बहुत नीचे आ चुकी है। जब इलेक्शन हुआ था और उस वक्त एक डर था, एक खदशा था कि बहुत बड़े जुलूस होंगे, जो है सीज ऑफ द कैपिटल हो जाएगा। वो बार बार की कोशिशों से पता ये चला कि पंजाब में तो स्ट्रीट पावर नहीं है, वोट पावर है तो स्ट्रीट पावर नहीं है। वाहिद जो रिएक्शन आता रहा वो आता रहा केपी से, और उसकी भी वजह शायद वहाँ की गवर्नमेंट का पीछे होना था। अगर गवर्नमेंट ना होती, सब लोगों को इकट्ठा ना करती, तो शायद वो भी कामयाब ना होती। दूसरी तरफ होता यह है कि बज़ाहिर हम जिसको कहते हैं कि ये इनकी सब तहरीकें नाकाम रही, इसका नाकाम तहरीक जो है उसका भी एक दबाव होता है। फर्ज करें अभी ये 5 अगस्त है कि इन्होंने डेट तय की है, तो क्या इस दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकेगी? क्या बैरून मुल्क के साथ आपके मामलात या जो डेलीगेशन आने हैं 5 अगस्त से पहले बाद, क्या वो आएंगे? हमने देखा कि जब खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले भी चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया था। तो उसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट ना कोई अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर दे, ना उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोई नॉर्मल एक्टिविटी कर सके, और ताकि उसका दबाव जो है वो गवर्नमेंट को उसकी हीट फील हो। तो वो चाहे तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, उसके असरात तो पड़ते हैं। दूसरी बात मदर साहब की काफ़ी हद तक सही है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट इट इज़ ए डेस्परेट एक्शन एज वेल। ये जो उन्होंने फैसले किए हैं कि खान साहब ने अपने बच्चे उनके लंदन में पले बड़े हैं और वहाँ की एलीट में पले बड़े हैं, उनको पाकिस्तान की गर्मी में बुलाना, गर्द में बुलाना, मिट्टी में बुलाना, और ऐसे वक्त में बुला के या उनको इजाज़त दे के जबकि टेंशन हाई हो और एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो, तो ये एक बहुत बड़ा, उन्होंने यूं समझिए कि अपने हीरे जो हैं वो पहली दफ़ा सड़क पर और खाक पर बखेरने का फैसला किया है। तो उनकी डेस्परेशन की ये हद है। जबकि कभी हमेशा वो कहते रहे मेरी से फैमिली तो सियासत में नहीं है, मेरी फैमिली के खिलाफ क्यों मुजाहरे होते हैं, आप वहाँ क्यों जाके जमायत के घर मुजाहरे करते हैं। तो ये जो उनका माजी का मौक़िफ़ था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ उनका फैसला है। और क्या फिर ये है कि क्या वो क्या चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, अगर वो आए वो पकड़े जाएं तो क्या होगा? फिर ये है कि वो शहजादे हैं, हम सारे चूँकि हज़ारों साल तक बादशाहों के निज़ाम में रहे हैं, तो हमें शहजादे चाहे नवाज शरीफ के हों, चाहे भुट्टो साहब के हों, चाहे इमरान खान के हों, हमें अच्छे लगते हैं। तो वो शहजादगी का अंसर भी होगा, करिश्मा का अंसर भी होगा। फिर गवर्नमेंट क्या रिएक्ट करती है, क्या उन्हें एयरपोर्ट पे पकड़ती है, उन्हें आने देती है, फिर वो ब्रिटिश सिटीजन है, उनका क्या स्टेटस होगा कि वो पाकिस्तान की सियासत में इस तरह से इन्वॉल्व होंगे। तो अभी बड़े
इस सवालात इससे इकट्ठे हो गए हैं। सिंपैथी कार्ड भी तो होगा ना, वो देखिए बाहर से आए बच्चे और गर्मी जाहिर है। में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। लेकिन ये थोड़ा जी, सा तो मैं यही कह रहा हूँ कि जी फरमाइए फरमाइए। नहीं, आप जुमला कंप्लीट करें सर। भूल गया आप तो। सर ये पूछने वाली थी मैं आपसे कि ऐसा तो नहीं होगा कि पहले जहां हम कुछ इशारे देख रहे थे कि हुकूमत की तरफ से भी कोई लचक दिखाई जा रही थी, मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी, और इशारा ऐसे ही मिलता था कि हुकूमत कह रही है तो हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थोड़ी सी लचक हो खान साहब के लिए। क्या उस माहौल में एहतजाजी तहरीक का ऐलान करना ये उल्टा पड़ जाएगा खान साहब को? देखिए, दोनों की जो तवक्कुआत है ना एक दूसरे से, वो मुतज़ाद है। मैं आपको पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी सिर्फ लचक देने को तैयार है कि खान साहब जेल से निकल के बनी गाला चले जाएं, खामोश रहें, हुकूमत को तस्लीम कर लें, मौजूदा निज़ाम को तस्लीम कर लें और अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें खामोशी से। और खान साहब ये चाहते हैं कि मुझे जो पिछले इलेक्शन में अक्सरियत मिली हुई है उसी की बुनियाद पर मुझे अभी हुकूमत दे दें। मैं बाहर आऊं तो मुझे जलसों से खिताब की आज़ादी हो, मैं जो ही आऊं मेरे मुखालफों का जड़ तख्ता हो जाए। जाहिर है ये दोनों तवक्कुआत पूरी होने वाली नहीं है। ये तो तब होता है कि एक तरफ लचक हो, क्या जो है नून ये मुज़ाकरात करेगी कि जनाब हमारी हुकूमत ख़त्म कर दें और खान साहब आप आ जाएं, और क्या खान साहब ये इजाज़त देंगे कि नून आप हुकूमत करते रहें और हम अपोजिशन में बैठ के आराम से सुनते रहेंगे? ये जब दोनों इस पॉइंट पे ही, पहले पॉइंट पे इत्तेफाक नहीं करते तो आगे क्या होगा? इसलिए मुज़ाकरात तो तब होते हैं जब कोई एक लचक दिखाए। बेनज़ीर ने 17 सीटें लेके तो 2 साल में हुकूमत पलट दी थी, हिकमत से, सियासी हिकमत से, असेंबली से। और नवाज शरीफ ने 34 सीटें लेके पार्लियामेंट में बैठ गए थे और 3 दफा वो वजीर आज़म बन गए। तो ये एक तरफ सियासी हिकमत अमली है, एक तरफ है कि आप जारहाना हिकमत अमली का इस्तेमाल करके, और आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई सिर्फ हुकूमत से तो है नहीं, आपकी तो मुक्तदरा से लड़ाई है। तो मुक्तदरा के साथ आप लड़ेंगे तो हमारी सियासी जमातें बड़ी अक्लमंद है, बाकी दो वो हमेशा ये करते हैं कि पहले मुक्तदरा का मूड देखते हैं फिर तहरीक चलाते हैं। तो इस दफा ये नहीं देखा जा रहा और मुक्तदरा के खिलाफ तहरीक चलाते हैं, तो फिर जाहिर है अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो हो सकता है कल को कामयाब हो जाए, हो सकता है क्राउड्स आ जाएं, हो सकता है सारा पंजाब निकल आए। तो लेकिन आज तक की जो रियलिटी, आज तक की जो रियलिटी है, आज तक जो हमने देखा है पिछले चंद सालों में, तो लोग निकलने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर आज तक तज्जिया किया जाए तो बेहतर रास्ता ये था कि मुज़ाकरात कर लेते? नहीं, देखिए अब तो उनके पास मुज़ाकरात की भी स्पेस नहीं रही ना, बारगाइनिंग पोजीशन होती है। एहतजाजी तहरीक दुरुस्त हिकमत अमली है सर? उन्होंने इतनी बेशुमार गलतियां करके यहाँ पहुंच गए हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि अगर खान साहब थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करते, मुज़ाकरात करते, तो ये हुकूमत की डिस्टेबलाइजेशन का वक्त आ गया था। ये अच्छा। अभी अगर पीटीआई मुश्तरका दुश्मन ना होती तो अब तक एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर जो थी लड़ाई हो जानी थी। वो कैसे? लेकिन चूंकि मुश्तरका दुश्मन है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ना आपस में, तो वो एक तरफ अब मुक्तदरा बहुत मजबूत हो चुकी है, सियासी जमातें उतनी ही कमजोर हो चुकी हैं, जो पार्टनर जूनियर पार्टनर है वो बहुत कमजोर हो चुका है। तो इस वक्त क्रैक आ जाना था, लेकिन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पीटीआई का चैलेंज रहेगा। जब तक पीटीआई का चैलेंज रहेगा ये इकट्ठे रहेंगे। पीटीआई का चैलेंज कमजोर होगा, खत्म होगा, तो जो है वो इंटरेस्टिंग। सुहेल साहब, मैं मजीद आपको बग करूंगी इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं इस सवाल के ऊपर। सलीम साफ़ी साहब की राय भी जानते हैं। साफ़ी साहब, दो इस वक्त रास्ते थे तहरीक इंसाफ के पास, या तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाएं या फिर एहतजाज करें। उन्होंने एहतजाज को चुना है, क्या समझते हैं दुरुस्त चॉइस है? मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का ऑप्शन उनको अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो मुज़ाकरात हुकूमत से करना नहीं चाहते। वो कहते हैं ये कठपुतली हुकूमत है और हमारा मसला इस हुकूमत के हल करने की बस की बात नहीं है, और वो इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त बात करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती।
और इस्टेब्लिशमेंट की यही राय है कि अगर किसी ने बात करनी है तो वो हुकूमत के साथ बात करे। तो ये ऑप्शन तो उनकी तरफ से आजमाया जा चुका है। एहतजाज का ऑप्शन भी उन्होंने 2 मरतबा आजमा लिया है और दोनों मरतबा वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका। लेकिन जिस तरह सुहेल साहब बता रहे थे कि अब अगर उनके बच्चों के आने की वजह से और उनके लीड करने की वजह से या किसी और वजह से वो इसमें कामयाब हो जाए कि वो लोगों को निकाल दें और निज़ाम को मफलूज कर दें, तो उस सूरत में उनकी तहरीक कामयाब हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि अब उनकी तैयारी किस तरह रहती है, उनकी पार्टी के अंदर जो दड़ेबाजी है वो दड़ेबाजी किस तरह ख़त्म होती है, फिर ये कि एहतजाज वो अकेले करते हैं या अपोजिशन की दीगर जमातों को साथ ले कर करते हैं। तो अगर तो अपोजिशन की दीगर जमातों को साथ लेने और पार्टी इख्तलाफात ख़त्म करने में कामयाब हो गई पीटीआई और फिर उनके बेटों का आंसर भी उसमें शामिल हो गया, तो शायद फिर हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन जाए। अच्छा सर, आप कह रहे हैं मुज़ाकरात की ऑप्शन मौजूद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने सुना पिछले दिनों में भी काफ़ी ऑफ़र्स हुई, उन्होंने नहीं चूज़ किया, तो ये उनकी चॉइस ना हुई ऑप्शन से ज़्यादा? ये तो वही है कि मसलन हम जैसे लोग भी उनसे कहते रहे कि हुकूमत के साथ ही उनको मुज़ाकरात करने चाहिए, और ख़ुद पीटीआई के अंदर भी एक धड़ा ऐसा है जो कि ये सोचता है कि हुकूमत ही के साथ मुज़ाकरात से उनका दरवाज़ा खुलेगा। बेशक इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई भी हो तो इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई का रास्ता भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ही का है। लेकिन ख़ान साहब की अपनी राय ये है कि उनको अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो हुकूमत से नहीं करने हैं, वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। अब उस रोज़ जो पीटीआई के 5 रहनुमाओं ने जेल से जो ख़त लिखा था, तो उसमें भी उससे वाज़ेह था कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, और पार्टी के अंदर कुछ और लोग भी यही राय रखते हैं। लेकिन ख़ान साहब की राय यही है कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। सर, इनको रिसीव कैसे किया जाएगा? एज इन पहले हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज करती है तो रोका भी जाता है ताकत से भी, और वैसे भी कोई अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं पाए जाते रियासत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मज़ीद सख्तियाँ होती हैं। क्या आपको लगता है इस बार कोई प्रेशर बना पाएंगे इतने कि कुछ लोग की पोजीशन में आ जाएं, या फिर मज़ीद सख्ती हो सकती है? ये तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि वक्त बताएगा कि वो अपनी पार्टी की सफ़ों को कितना मुनज़्ज़म करते हैं और दीगर पार्टियों को कितना अपने साथ में लाते हैं, और तो उससे फिर उनका अंदाज़ा होगा कि वो प्रेशर बिल्ड कर सके हैं या नहीं कर सके हैं। हुकूमत तो ज़ाहिरी बात है कि पहले की तरह सख्ती से ही निपटेगी। हुकूमत का तो ये एक मुसल्लमा राय है पीटीआई के बारे में। पहले भी उन्होंने जो 2 एहतजाज किए तो उसमें हुकूमत सख्ती से निपटी थी, और इस मरतबा भी अगर एहतजाज होगा तो हुकूमत सख्ती से ही निपटेगी। ठीक है सर, ये आपने बात की ना कि कौन साथ शामिल हो सकता है, इसके ऊपर सर्कल बैक करते हैं। बट उमर चीमा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक एहतजाज के तौर पर किया जा रहा है? खान साहब को 2 साल हो गए हैं कैद हुए हुए, या फिर इसकी जो टाइमिंग्स हैं ये कुछ और बताती हैं? 26वीं आईनी तरमीम को इसके साथ नथी करना, क्या सब बताता है? अलीना, मुझे तो यही लगता है कि ओवरऑल इस टाइम जो टाइम है वो पीटीआई की फेवर में नहीं जा रहा, यानी कि उनके लिए दिन ब दिन जो उनकी एक बारगेनिंग पोजीशन थी जिस पे वो सौदेबाजी कर सकते थे, जिस पे वो रेलेवेंट थे, वो रेलेवेंस उनकी कम होती जा रही है। और इमरान खान जो है वो अपनी जगह पर वो समझ रहे हैं कि मेरे बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता, और वो चाहते हैं कि मेरी शराइत पर चीज़ें आगे चलें। और उनकी शराइत ये है कि वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। उन्होंने कभी किसी सियासी जमात को या किसी लीडर को अपने लेवल का तस्वर ही नहीं किया। वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो तब भी जब कोई जो अपोजिशन लीडर थे या बाकी जो पार्लिमानी लीडर्स थे उनके साथ बात करनी होती थी तो उनकी एक सेकंड टियर लीडरशिप इन्वॉल्व होती थी, वो दरमियान में नहीं होते थे। वो अपना को काउंटर पार्ट अगर किसी को समझते हैं या अपने मुकाबले का समझते हैं तो जिसके पास आर्मी चीफ का ओहदा होता है उसको तस्वर करते हैं। और मेरी अगले दिन कोई उनके करीबी किसी बंदे से बात हो रही थी तो जो ओवरऑल एक अलमिया पाया जाता है पीटीआई में,
वो उनको सारी दूसरों की तरफ से की गई ज्यादतियाँ याद हैं, लेकिन उनका खुद रवैया लोगों के साथ कैसे है, बहुत सारी जो मौसर किस्म की आवाज़ें हैं वो उनकी फेवर में क्यों नहीं आ रही, वो इस चीज़ के बारे में कोई कतई उनको एहसास नहीं है। और मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा जी कि अगर आप इमरान खान की बात करते हैं तो इमरान खान पूरी, अगर पीटीआई ख़त्म भी हो जाए तो इमरान खान जिस बात पे अटका हुआ है वो इमरान खान उससे पीछे नहीं हटेगा। बेसिकली जो उनका एक स्टेटस एक सेलिब्रिटी का है वो उन पर ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं एक सियासतदान की निस्बत, या जो हम बातें करते हैं कि जब आप कोई एक टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उसके नतीजे में आके एक आपको एक बड़ी विक्ट्री भी मिल सकती है। इमरान खान जो है वो चीज़ों को उस अंदाज में नहीं चला सकते। और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए, उन इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा करना उनके लिए इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि इमरान खान की कोई गारंटी देने को भी तैयार नहीं है। उस सारी सूरत में वो बेशक एहतजाज होते रहे, एहतजाज जो आज से 1 साल पहले हो सकता था, गवर्नमेंट की जितनी गिरफ्त उस टाइम थी अभी उससे ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान के गुस्से में इजाफा ज़रूर होता जाएगा। और ये जो हम जिस तरह बात कर रहे थे कि जिस तरह 5-6 लीडर्स ने उनको लेटर लिखा था, बेसिकली ये एक पार्टी के अंदर से भी प्रेशर था, यानी कि लोग फील करते थे कि हमें कोई आगे, वी शुड मूव ऑन, कि हम किसी तरह हम एक जमूद का शिकार हो गए हैं, तातुल का शिकार हो गए हैं। और अवाम भी अगर जब उनको एक सर्टन लेवल तक कोई दूसरी साइड से कोई पजीर आई या उनके मसाइल एड्रेस होना शुरू हो जाए तो फिर वो भी इस आदी हो जाते हैं, यानी कि वो ज़रूरी नहीं कि इमरान खान की ज़िद के साथ चिमटे रहें। तो इस सारे अमल में इमरान खान जो हैं वो बेसिकली वो जो बात करते हैं, बाकी लोग जो हम उनकी पार्टी के लोगों को डिस्कस करते हैं उन बेचारों की कोई अहमियत नहीं है। वो तो उनकी आवाज़ भी उसी सूरत मौसर होती है कि अगर वो इमरान खान की हाँ में हाँ मिलाए, अगर वो नहीं मिलाते तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई एक मुतबादल राय की उधर कोई अहमियत नहीं है। ओवरऑल एक ग्रुप थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है जिसका मूवर, जिसका इनिशिएटर इमरान खान है। ठीक है जी, तो इट्स सेटल्ड। अभी तक के हालात वाक़यात हमारे तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि एहतजाज की ऑप्शन के अलावा इस वक्त शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं थी। बहरहाल ये ज़रूर कहते हैं कि मुज़ाकरात फ़ाइनल हल हैं। शायद अब देखना ये है कि जो एहतजाज है इसके बाद क्या इतना प्रेशर बिल्डअप होता है कि उसके लिए भी कोई राह निकले। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद यूट्यूब के सवालात। वेलकम बैक। सोशल मीडिया पर भेजे गए सवालों को ज़रा डिस्कस करते हैं। साफ़ी साहब से पहला सवाल करते हैं। साफ़ी साहब, जो कल हमने बहस की और आपने अपनी राय दी फाटा के सिलसिले में जो एक कमेटी कायम की गई है, खैबर पख्तूनख्वा में जो एक कमेटी कायम की गई है उसके ऊपर आपकी राय के ऊपर ये बात हो रही है कि क्या आपकी तवक्को है, क्या इंज़िमाम के वक्त जो फाटा के लोगों से वादे किए गए थे क्या उनके पूरे होने की भी कोई तवक्को है अब जो विफाक इस कमेटी के ज़रिए इतना इंटरेस्ट ले रहा है? तो देखिए, एक तो अब फाटा नाम की कोई इकाई पाकिस्तान में रही नहीं है, बल्कि जो साबिका फाटा था वो खैबर पख्तूनख्वा का उसी तरह का हिस्सा बन गया है जिस तरह के मर्दान और पेशावर और बाकी इलाके हैं। ये मसला यहाँ से खड़ा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने अमीर मकाम साहब की सरबराही में एक जरगा बना दिया है और उस जरगे का मैंडेट ये है, मेरी ख़ुद अमीर मकाम साहब से बात हुई कि मौजूदा निज़ाम के अंदर रह कर वहाँ पे ये अफवाहें चल रही हैं कि शायद इंज़माम को वापस किया जा रहा है या कुछ और हुकूमत बड़ा स्टेप लेने जा रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो उनके मैंडेट में शामिल नहीं है, बल्कि वो मौजूदा निज़ाम के अंदर रह कर बेहतरी के लिए कुछ तजावीज़ देंगे। और उनके बकौल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर भी उस कमेटी के मेंबर हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी तालिब इल्माना राय है, मेरे ख़्याल में तरमीम के बाद और इंज़िमाम के बाद इस तरह का कमेटी बनाना या क़बाइली निज़ाम से मुतालिक कोई फ़ैसला करना वो सूबाई हुकूमत का मैंडेट है और वफाकी हुकूमत अगर ऐसा कर रही है तो ये उसके आईनी तौर पर उसकी इजाज़त नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वफाकी हुकूमत के करने का जो काम है वो असल में और जिसकी वजह से इंज़िमाम
कामयाब भी नहीं हो सका वो है कि कबायली इलाकों के साथ जो वादा किया गया था कि 3% ऑफ द डिविजिबल पूल जो कि 100 अरब से ज़्यादा बनते थे वो हर साल उनको इजाफी दिए जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को इस तरह की कमेटियां बनाने की बजाय उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर NFC का नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाएं और उसमें कबायली इलाकों के लिए हस्ब वादा 3% ऑफ द डिविजिबल पूल वाजे कर लें। एक और नुक्ता ये भी है कि देखें कि 2018 में ये कबायली अजला जिनकी आबादी तकरीबन 60-70 लाख है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो मिल गई, लेकिन उसके हिस्से के इजाफी पैसे खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए जा रहे हैं, न वो दिए जा रहे हैं और न गुज़िश्ता 5 सालों में डिविजिबल पूल के 3% दिए गए। तो आज अगर मसला है तो उसकी वजह से है कि वफाकी हुकूमतों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए नई कमेटियां बनाने की बजाय वफाकी हुकूमत अपना वादा पूरा करे। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, हमें आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं, सलीम साफ़ी साहब के बाद मज़हर साहब से सवाल कर लेते हैं। मज़हर साहब, पूछा जा रहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रोग्राम में दावा किया है कि 9 मई को प्लान था कि हम सबको मार दिया जाए, खून खराबा होना था। आपकी क्या राय है इस बयान के ऊपर? वो इस दावे को लेके अदालत में जाते, अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो ज़ाहिर है केसेस चल रहे हैं ना, मिलिट्री कोर्ट्स में ही चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं ना, तो क्या कोई ऐसी रिपोर्ट वहाँ दाखिल की गई? देखिए, ये जो मफरूज़ों पे मुश्तमिल बात की जाती है ना कि जी प्लान ये था, अच्छा प्लान ये था, तो फिर जो अटैक हुए वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के घरों पे तो नहीं हुए। वो कोई एक वाक़या बताएं कि जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो उसी प्रोग्राम में दावा करते हैं कि उनके घर के ऊपर भी अटैक हुआ, 2-3 और रहनुमा हैं उनके घरों के ऊपर भी अटैक किए गए। तो फिर वो गए क्या? उन्होंने कोई इस सिलसिले में अगर वो देखिए, दावे करना तो और चीज़ होती है, मतलब बिल्कुल हुआ होगा, एक रिएक्शन हुआ होगा मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साहब के घर पे, लेकिन ये कहना कि प्लान ये था, जब आप ये कहते हैं ना कि प्लान ये था, तो इसका मतलब है फिर यहाँ फिर अटैक क्यों हुए? ये GHQ पे अटैक क्यों हुआ? ISI के हेडक्वार्टर पे अटैक क्यों हुआ? कोर कमांडर के घर पे अटैक क्यों हुआ? अगर सिर्फ यही वो था तो वो मुझे इस दावे में कोई बहुत ज़्यादा वज़न नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल एक वो होता है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत वो करते हैं, तो PTI का रिएक्शन हो सकता है। शायद हो सकता है कि अगर वो कहीं उनको नज़र आ जाते तो उनको मारते भी, मतलब मैं मारना उस माने में नहीं कह रहा, लेकिन जब आप ये कहें ना कि प्लान ये था, इसका मतलब है आप किसी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे ये कह रहे हैं, तो उस रिपोर्ट की बुनियाद पे अगर ये थी तो वो कहीं भी किसी स्टेज पर भी, ये ख्वाजा साहब बेहतर बता सकते हैं, किसी स्टेज पर भी क्या मिलिट्री कोर्ट में ये सवाल उठाया गया, क्या मिलिट्री कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट सबमिट की गई कि जी इन लीडर्स को मारने का प्लान था, इन लीडर्स को? तो उसकी मैं यही बात कह सकता हूँ कि मुझे बज़ाहिर नहीं लगता कि ऐसा कोई है। हाँ, ये होता है कि जब आप मॉब मेंटालिटी को अगर जो लोग समझते हैं कि अगर एक मॉब अटैक कर रहा है और सामने उनको अपना ओपोनेंट नज़र आ जाए तो कोई भी रिएक्शन हो सकता है उसमें, लेकिन ये कहना कि प्लान सिर्फ ये था, वो मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक और चीज़ थी ना मज़हर साहब, 9 मई से मुतल्लिक जो आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर या अस्करी चीज़ों के ऊपर हमला किया, उसके फिर हमने देखा कि बड़ी चीज़ें भी सरफेस की, चाहे वो वीडियो एविडेंस हो, चाहे वो ऑडियो एविडेंस हो। इस तरह का कुछ अभी तक सामने नहीं आ सका। अगर कोई इंटेल की बुनियाद पर या कोई तफसीलात की बुनियाद पर, कोई ख़बर की बुनियाद पर साहब दावा कर रहे हैं तो दैट नीड्स टू बी नोटेड एज वेल। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सोहेल वड़ायत साहब, उमर चीमा साहब का सवाल शामिल करते हैं। वेलकम बैक। आज की एक बड़ी सियासी पेशरफ्त है जिसके ऊपर सोहेल वड़ायत साहब का तज्जिया जानते हैं। सोहेल साहब, अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा समर बिलोर, और एक ज़ाहिरी बात है इनका पूरा पस मंज़र है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है ANP को छोड़ के। ये इसकी क्या अहमियत है और ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है आपकी राय में? मेरा ख्याल है 2 वजूहात हो सकती हैं। समर बलोर साहबा जो है ये बलोर फैमिली की बहू हैं, और दूसरा आपको पता है कि ये जो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब है उनकी फैमिली से हैं। तो इनका सियासी तौर पर इन्होंने बड़ा अपना टैलेंट दिखाया है, और MPA भी डायरेक्ट सीट पे ये हो चुकी हैं, और इससे माजी में भी उनकी असेंबली के अंदर जो कारकर्दगी
थी, बड़ी चीज थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक तो ये अवामी नान का पहले बहुत क्लोज रिश्ता था, वो भी मुझे लगता है कि बहुत कमजोर हो गया। और दूसरा, बलोर साहब का भी नून से भी बड़ा अच्छा रिश्ता है, और आगे मुस्तकबिल भी ये नजर आ रहा है कि जो है ANP उस तरह से सरगम नजर नहीं आ रही जिस तरह से नून चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि समर बलोर साहबा की जो नून में शमूलियत है, उसकी ये दो वजूहात जो है वो मुझे नजर आती हैं। और सर, इससे खैबर पख्तूनख्वा की सियासी शिफ्ट में कितना फ़र्क पड़ेगा? ये मेरा ख्याल है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो ANP के लोग हैं वो भी बड़े पक्के हैं। मौत का सामना किया, ANP का किला था, सारे इन्हीं के घर पे इकट्ठे होते थे, कितनी कुर्बानियां दी बलोर खानदान ने। तो इस लिहाज से ये शिफ्ट जो है बड़ी मानी खेज है कि इतनी कुर्बान वाले और इतने बड़े खानदान के लोग जो हैं, उन्होंने भी फैसला किया है कि हमने अब ANP की बजाय नून में जाना है। और आपको लगता है ये पोल्स में रिफ्लेक्ट करेगा पार्टी पोजीशन पर? मेरा ख्याल है ज़ाहिर है पेशावर की सियासत में तो बलोर फैमिली का तलक है, लेकिन ज्यादा जो बाकी इलाके हैं उस पर शायद इतना फर्क ना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब। उमर चीमा साहब, किया गया है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ग्रेड 18 से कम अमले पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला सामने आया है। क्या ये फैसला मरीजों की बेहतर निगहदाश्त के लिए एक मौसर कदम होगा या फिर गैर ज़रूरी दबाव का बायस बनेगा? देखें, जो बज़ाहिर इस एक्शन का या इस डिसीजन का जो एक उसके पीछे रैशनल नज़र आता है, वो तो ये आता है जी कि वो मोबाइल पर अपना ज़्यादा टाइम सर्फ करते हैं और इस वजह से मरीज़ों पर तवज्जो नहीं दे सकते। लेकिन अगर यही बात है, अगर यही उसकी बैकग्राउंड है, तो फिर तो इसका ताल्लुक किसी ग्रेड से नहीं होना चाहिए, ये तो फिर सब पर होना चाहिए। यानी कि ये तो हॉस्पिटल के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन पर होना चाहिए। और कि वो जब हॉस्पिटल में आते हैं वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल किसी जगह पे जमा करा दें। उनकी अपना एक ऑफिस मौजूद होता है कि अगर घर से किसी ने रब्ता करना हो, एक एमरजेंसी वाली सिचुएशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो वो उनसे रब्ता कर सकता है, ये ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये इसको 18वीं स्केल तक कि क्या 18वीं ग्रेड तक के लोग वो ज़्यादा इमेच्योर होते हैं या उनको मोबाइल की एडिक्शन ज़्यादा है, जो उनके बाद ऊपर डॉक्टर आते हैं उनकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, उन पर मोबाइल असरअंदाज नहीं हो सकता, ये मुझे बड़ा रिडिकुलस सा लगता है। यानी कि ये इसकी एक अक्रॉस द बोर्ड इसकी एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। स्कूलों में भी बात आ रही होती है, बाज़ औक़ात ये आता है जी कि जो बच्चे हैं उन पर मोबाइल पर पाबंदी होनी चाहिए, टीचर जो हैं वो खुद इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसके बारे में मेरे ख्याल है कि जिस जगह भी, एक तो ये है कि आइडियली जो एक वर्क प्लेस है उधर मोबाइल पर पाबंदी होनी चाहिए, यानी कि उधर को आपके पास एक लैंड नंबर है तो वो काफ़ी होता है। और ये इसको कुछ लोगों तक महदूद नहीं करना चाहिए, ये इसको मुझे तो ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है, ये एक इम्तियाजी किस्म का आर्डर नज़र आता है। सर वैसे क्या ये नहीं है कि ग्रेड 18 से कम जो अमला होगा वो बराह रास्त पेशेंट्स की केयर करने में या उनको देखने में, जैसे नर्सेज वगैरह, उनका इंटरेक्शन होगा और उनके मोबाइल के ऊपर हर वक्त लगे रहने से ज़ाहिरी बात है उनकी शिफ्ट मुतासिर हो सकती है। तो ये इसके पीछे रैशनल हो, डॉक्टर्स वगैरह उस तरह से इतने अटेंटिव या हर वक्त बेड साइड केयर नहीं चाहिए होती, तो वो तो कर सकते हैं ऑप्शनल यूज़ या कंडीशनल यूज़। अलीना, यानी कि मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर की भी पूरी तवज्जो चाहिए मरीज़ों को। डॉक्टर जो हैं वो अक्सर यही होता है कि वो साथ चल फिर रहे होते हैं तो उनके पास भी मोबाइल होता है। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये सिर्फ हॉस्पिटल का मसला नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है। मैं तो हॉस्पिटल के तनाजुर में भी इसलिए बात कर रहा हूँ कि चूंकि उधर उन्होंने 18वीं स्केल तक की बात। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट उमर चीमा साहब, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें डाइवर्ज करूँ और आपसे इसके ऊपर आर्ग्यू करूँ और पूछूं कि सर ऐसा क्यों, उस दौर में जहां पर अब मोबाइल एक एसेंशियल और नेसेसिटी बन चुका है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वक्त ख़त्म हो गया है। तो इस डिबेट को यहीं पे वाइंड अप करना, आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे ज़रा वक्त निकाल कर इस चीज़ के ऊपर भी बात करें, इंटरेस्टिंग जाविया है। बट आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।